students. Welcome to UPSC Chronicles and you are watching History Prelims Revision Series. पिछले वीडियो तक जितने भी तीन वीडियोज हैं वो इंट्रोडक्शन टू द कोर्स है जिसमें आपको बताया गया है कि हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है और हिस्ट्री को पढ़ने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो दोस्तों कई सारे अप्रोच हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की, बट ये जो अप्रोच मैंने आपको बताई है ये मुझे सबसे आसान अप्रोच लगती है और सबसे कारगर अप्रोच लगती है, क्योंकि हिस्ट्री की सिलेबस वास्ट है और ऐसे में आपको अगर फ्रेमवर्क तैयार नहीं है तो आपको हर बार हिस्ट्री पढ़ते हुए लगेगा कि आप कुछ नया पढ़ रहे हैं। लेकिन जो अप्रोच मैंने बताई है वो एक फ्रेमवर्क की तरह है। अगर वो स्ट्रक्चर आपके माइंड में स्टेब्लिश हो गई है तो आपको बस ऊपर से कुछ कुछ चीजें को ही रिवाइज करनी होगी। तो जब प्रीलिम्स की टाइम नजदीक आ रही है तो ऐसे में बेहतर तो यही होगा कि आपको मिनिमम रिवीजन के साथ चीजें रिटेन होती रहें। तो ये अप्रोच बहुत ही काम की अप्रोच है और इस अप्रोच से मेरा खुद का भी फायदा हुआ है और मेरे कुछ दोस्तों का भी फायदा हुआ है और उम्मीद है कि आप लोगों का भी फायदा होगा अगर आप इस अप्रोच से चलते हैं तो। बाकी मैं ये नहीं कहता कि ये सबसे अच्छी अप्रोच है, क्योंकि और भी हो सकते हैं कि मार्केट में और भी अप्रोच हो और वो भी काम की हो, बट मेरे एक्सपीरियंस में मेरे अनुभव से जहां तक मैंने देखी है इस अप्रोच से चलेंगे तो ये अप्रोच काम की है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपके लिए कोई और अप्रोच काम करती है, कोई और स्ट्रेटजी काम करती है तो आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, यूपीएससी को क्लियर करने के लिए कोई एक अप्रोच नहीं होती, कोई एक स्ट्रेटजी नहीं होती, कई सारे रास्ते हैं यूपीएससी तक पहुंचने के। तो वो सुटेबल आपको करनी चाहिए, वो आपको सूट करनी चाहिए, आपकी अप्रोच आपकी स्ट्रेटजी आपको सूट करनी चाहिए। तो ये थी अप्रोच की बात। आज की वीडियो से हम हिस्ट्री की एकेडमिक डिस्कशन शुरू करेंगे। हिस्ट्री के कोर्स को आज से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हिस्ट्री के कोर्स को पढ़ने से पहले आपको ये समझ में आनी चाहिए कि हिस्ट्री को हम जानते कैसे हैं। कैसे हमें पता है कि 500 साल पहले क्या हुई थी या 2000 साल पहले क्या हुई थी। कैसे हमें पता इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कैसे पता हमें ऋग्वेदिक कल्चर के बारे में, कैसे हमें पता आर्यंस के बारे में, गुप्ताज के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोका के बारे में, अकबर के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, ब्रिटिश के बारे में। कैसे पता हमें ये सब। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए बेसिकली हमारे पास कुछ एविडेंसेज होने चाहिए। अगर हमारे पास्ट में क्या चीजें हुई थी उसको हमें कैसे पता करना, हम कैसे पता कर सकते हैं उस टाइम पे क्या हुआ था, पुराने टाइम में क्या होती थी। तो उसके लिए हमें कुछ एविडेंसेज चाहिए होंगे। अब वो एविडेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। वो हो सकते हैं कि वो उस समय से रिलेटेड हो सकता है कि वो उस समय की ना हो, बाद के समय की हो, कुछ भी हो सकती है। बट पहले हमें उन एविडेंसेस को इकट्ठा करना है और बाद में उन एविडेंसेस को हमें एनालाइज करनी है कि इनमें से कौन से एविडेंसेस को हम हिस्टोरिकल फैक्ट लें, कौन से एविडेंसेस को हम रिजेक्ट करना है। बट जरूरी क्या है कि हमारे पास एविडेंसेस हो। तो हमारे पास जितने भी एविडेंसेज हैं जिनके बेसिस पे हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जानते हैं, उनको हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में अंडर द कैटेगरी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री तो हो चुकी है, इवेंट्स हो चुके हैं, बस उन इवेंट्स को हम रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे उसके लिए हमें चाहिए सोर्सेज, हमें चाहिए एविडेंसेज। और जो भी एविडेंसेज हैं, हमारे जितने भी एविडेंसेज हैं उनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ब्रॉडली, जरूरी नहीं है कि वो दो ही कैटेगरी हो, ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उन सारे एविडेंसेज को। और वो जो दो ब्रॉड कैटेगरी हैं वो है हमारे लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज ऐसी सोर्सेज जो हमारे पास लिखित फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में है, वो कहलाएंगे हमारे, वो सारे एविडेंसेज विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। And those sources which are available to us in the form of material remains, they will be grouped in, they will be classified as archaeological sources. तो सारे एविडेंसेस को, मोस्टली सारे एविडेंसेस को हम या तो लिटरेरी सोर्सेज में क्लासिफाई करते हैं या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्लासिफाई करते हैं। मतलब कि जो भी एविडेंसेज है हमारे पास या तो वो लिखित फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में है, या फिर हमारे पास मटेरियल रिमेन्स में है। तो ये है हमारी रिटन फॉर्म,
या तो हमारे पास रिटन फॉर्म में है, या फिर वो जो एविडेंसेस हैं वो हमारे मेटेरियल रिमेन्स हैं। मेटेरियल रिमेन्स कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग, एनीथिंग कैन बी कंसीडर्ड एज मेटेरियल रिमेन्स। Anything, whatever you think, anything you can think of can be considered as material remains. Even ancient texts can be considered as material remains. So, literary sources are in the form of written evidences. Archaeological sources are in the form of material remains. But ये तो एक broad category है. Material remains को we can further classify literary sources as indigenous sources, and foreigners account. इंडिजीनियस सोर्सेज का मतलब है कि वो सारे लिटरेरी वर्क्स, वो सारे टेक्स्ट जिनको इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों ने ही कंपाइल एंड कंपोज किया है, कंपोज एंड कंपाइल किया है, फॉरेनर्स अकाउंट। और फॉरेनर्स अकाउंट वो टेक्स्ट हैं जिनको बाहर से आने वाले लोगों ने, चाहे वो ट्रैवलर्स हो सकते हैं, वो मर्चेंट्स हो सकते हैं, या पिलग्रिमेज हो सकते हैं, पिलग्रिम्स हो सकते हैं, जैसे ह्यून सेंग है, इक्चिंग है, और अरब ट्रेवलर्स में सुलेमान आ जाते हैं, और कुछ ग्रीक एम्बेसडर्स थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मेगास्थनीज थे। तो ये इनके जो अकाउंट्स हैं, उन्होंने जो जितनी टाइम स्पेंड की इंडिया में, और उस पीरियड में इन्होंने इंडिया के ऊपर कुछ चीजें ऑब्जर्व की, वो चीज उन चीजों को लिखा, तो वो सारी चीजें आ जाती है फॉरेनर्स अकाउंट में। इंडिजिनस सोर्सेज को फर्दर क्लासिफाई करके देखी जा सकती है दो कैटेगरी में। इट कैन बी रिलीजियस एंड इट कैन बी सेक्युलर, सेक्युलर और नॉन रिलीजियस, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। फॉरेनर्स अकाउंट में ऐसी कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि फॉरेनर्स एक खास पर्पस से इंडिया आते थे, और वो जैसे बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आते थे, वेनसैंग आए या चिंग आए, तो वो खास करके इंडिया में बुद्धिज्म के जो आइडियल्स हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, उन टेक्स्ट को ही कलेक्ट करने के पर्पस से आते थे। और उनका मेन जो मोटिव है वो बुद्धिज्म के आइडियल, बुद्धिज्म इंडिया में जो बुद्धिज्म के जितने भी जितने भी बुद्धिज्म के वो कलेक्ट कर सकते थे टेक्स्ट वगैरह, उनको ट्रांसलेट कर सकते थे, वो उनकी मेन मोटिव उधर ही रही। बट उस क्रम में उन्होंने इंडियन सिटीज के, या इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में जो किंगडम्स एस्टेब्लिश थे, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी, सिटी लाइफ के बारे में भी, और ऐसी कुछ 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 चीजों के बारे में उन्होंने मेंशन किया। बट मेन पर्पस उनका, जैसे पिलग्रिम्स का, बुद्धिस्ट ट्रेवलर्स थे, उनका मेन पर्पस एजुकेशनली रहा, बुद्धिज्म के ऊपर ही उनकी मेन फोकस रही। तो फॉरेनर्स अकाउंट को हम ऐसा कोई फर्दर क्लासिफाई नहीं करते हैं। इंडिजिनस सोर्सेज में फिर रिलीजियस सोर्सेज हैं, सेक्युलर सोर्सेज हैं, और रिलीजियस सोर्सेज में अगर आप देखोगे, तो रिलीजियस सोर्सेज कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज, रिलीजियस सोर्सेज को हम फिर देख सकते हैं इंडिया में, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में आ जाएंगे हमारे वेदास, पुराण्स, वेदांस। धर्मशास्त्र नहीं आएगी रिलीजियस में, हालांकि थोड़ी बहुत करस्पॉन्डेंस है, बट हम उसको सेक्युलर में ही डील करेंगे। तो वेदास, पुराण, वेदांस, और क्या हो सकती है, और हो सकती है जैसे हमारे एपिक्स हैं, रामायण महाभारत। तो एपिक्स, तो ये लगभग हैं हमारे, और वेदास के ऊपर जितनी कमेंट्रीज हैं, फिर वेदास, पुराण, इन सब के ऊपर कमेंट्रीज हैं बाद के टाइम में। और वेदास के अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हर वेदास के साथ ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, हर वेदास के साथ फिर अरण्यक टेक्स्ट हैं, हर वेदास के साथ उनके उपनिषद हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अलावा हमारे पास बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी हैं, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के साथ साथ हमारे पास जैन टेक्स्ट भी हैं। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी कई सारे हमारे पास, एक तो आपकी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो त्रिपिटक है हमारे, सुत्त पिटक,
धम्म पीटक एंड स्तुत पीटक, विनय पीटक एंड अभिधम्म पीटक। तो थ्री पीटकाज हमारे तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। थ्री थ्री पीटकाज। इसके अलावा कई सारे, जैसे ललित विस्तार हैं, ललित विस्तार। फिर कई सारे अवदान टेक्स्ट हैं, दिव्यावदान है, अवदान टेक्स्ट। तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए। जैन टेक्स्ट में भी कई सारे टेक्स्ट हैं, जैसे जैन टेक्स्ट में आप आ जाओ तो आपको जो पूर्वज, जैन टेक्स्ट में आपको जैन सेंट्स के जो भी बायोग्राफीज हैं वो सभी मिल जाएंगे। तो ये सारे हमारे पास क्लासिफिकेशन है। टेक्स्ट को हम देखो, टेक्स्ट तो मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि आपने अगर अप्रोच वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जैसे ही हम किसी पीरियड में जाएंगे तो उस पीरियड से रिलेटेड हमारे पास जितने भी एविडेंसेज हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, तो हम सबसे पहले उन सोर्सेज को ही डील करेंगे। तो सोर्सेज हम वहां पे वापस से करने वाले हैं डिटेल फॉर्म में। यहाँ मैं बस आपको एक पासिंग रेफरेंस दे करके निकलना चाहता हूँ, और जो आपको एक बस सोर्सेज की समझ मैं आपको यहाँ पे डेवलप करना चाहता हूँ, और कुछ सैंपल सोर्सेज से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे वेदास हैं, जैसे धर्मशास्त्र हैं, क्या है धर्मशास्त्र, कैसे धर्मशास्त्र आती है, क्या है धर्मशास्त्र। तो मैं बस आपको ये बस एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे सोर्सेज की मैं बस देना चाहता हूँ। और कुछ चीजें हैं सोर्सेज में, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम सोर्सेज को किस किस लिमिटेशन के साथ एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री ले सकते हैं। जैसे हमारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, वेदास हैं, तो सवाल है कि वेदास को हम एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या किस हद तक ले सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन हमारे और भी सोर्सेज के साथ अप्लाइड होती है कि हम किसी भी सोर्स को जब हम एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री लेते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या है प्रोज और क्या है कॉन्स। आज के वीडियो में हम हमारी जो डिस्कशन होगी वो इसी थीम के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, सोर्सेज की बात। सिमिलरली सेक्युलर सोर्सेज को भी हम फिर कई तरह के कैटेगरीज इसमें हो सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल टेक्स्ट हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट हैं, ग्रामेटिकल बुक्स हैं, और जो हमारे धर्मशास्त्र हैं वो सभी सेक्युलर टेक्स्ट के में कंसिडर की जा सकती है। तो सेक्युलर टेक्स्ट में सबसे पहले हमारे पास ग्रामेटिकल टेक्स्ट हैं। सेक्युलर टेक्स्ट में हमारे पास सेक्युलर टेक्स्ट में हमारे पास मैथमेटिकल टेक्स्ट हैं, मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट हैं। मैथमेटिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास टेक्स्ट हैं, एस्ट्रोनॉमिकल। देन हमारे पास मेडिकल टेक्स्ट हैं, मेडिकल टेक्स्ट हैं। इसके अलावा हमारे पास धर्मशास्त्र है। धर्म का मतलब आप रिलीजन से मत लगा लेना दोस्तों, धर्म मतलब होती है ड्यूटी। तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे आगे धर्म शास्त्र के बारे में और धर्म के बारे में खास करके डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड से। तो धर्मशास्त्र है। फिर इनके ऊपर फिर बाद के टाइम में आगे चल करके टीका टिप्पणियां भी हैं, कमेंट्रीज हैं, कई सारी कमेंट्रीज हैं, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एविडेंसेज हैं हमारे पास, बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास हिस्ट्री को समझने की। तो धर्मशास्त्र है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि जो रचनाएं हैं, जो कालिदास की रचनाएं हैं, शुद्रक की रचनाएं हैं, भास की रचनाएं हैं। तो कई सारे हमारे पास रचनाएं भी हैं, पोएम्स हैं हमारे पास, कई तरह के एपिक्स हैं हमारे पास। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास। और इन सबको हम एक कैटेगरी में संस्कृत लिटरेचर्स के अंदर उनको हम रख सकते हैं, संस्कृत लिटरेचर्स। अब यहाँ पे लिखने की हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं उन सबको लिख नहीं रहा हूँ। मैं इन सारे सोर्सेज को डिस्कस करूंगा दोस्तों, जब आएगी मैं इन सारे सोर्सेज को डिस्कस करूंगा वहां पे। तो यहाँ पे मैं बस आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ सोर्सेज से। देन हमारे पास सेकंड है क्या, मटेरियल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सारे मटेरियल रिमेन्स हैं जो हमें अवेलेबल हुई हैं, चाहे खुदाई करके या जमीन के लेवल पे। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जैसे हमारे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन है, किसी भी तरह की मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सारी हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारी
जो भी हमने कुछ पॉटरीज एंड टूल्स यूज किए हैं, वो सभी हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आएंगे। हमने हम हमारे ज्वेलरी पॉटरीज टूल्स में ही हम आप कंसिडर करो फिलहाल ज्वेलरीज को जो आभूषण पहनते थे, मतलब कि जो कुछ भी मटेरियल हमें मिली है वो सभी हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर ही कंसिडर करेंगे। बट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में दो सोर्स ऐसे हैं जिन पे हम खास ध्यान देंगे, वो हैं इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस। इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस, ये दो चीज हैं जिन पे हम खास डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन दोनों सोर्सेज की हिस्ट्री में काफी ज्यादा ही सिग्निफिकेंस है, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम पॉटरीज, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स को खास करके डिस्कस करेंगे, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स को खास करके डिस्कस करेंगे। तो ये है एक brief introduction to the sources, how sources are classified into literary and archaeological sources. But these are not the only two classification of sources. Some evidences are such that they cannot be considered as literary or archaeological. जैसे जैसे हमारे पैलियोमैग्नेटिज्म है, चेंजिंग एनवायरनमेंट, सॉइल टेक्सचर में किस तरह से चेंज आ रही है, तो इन सब के बेसिस पे भी हम क्लाइमेट का पता करते हैं कि पुरानी टाइम में क्लाइमेट क्या थी और क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रही है, और ह्यूमन उस चेंजिंग क्लाइमेट में किस तरह से इवॉल्व हो रही है। तो ग्रेजुअल इवोल्यूशन अगर हमें ह्यूमन की दिखानी है, हमारे पास्ट की दिखानी है, हमारी ग्रेजुअल इवोल्यूशन दिखानी है, तो हम उनको क्लाइमेट के साथ भी रिलेट करके, अपने इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करके उन चीज़ों को देखते हैं कि हम इन्वायरमेंट में हो रहे से बदलाव को किस तरह से डील कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली हमारे अंदर क्या बदलाव आ रही है। तो ये भी एक पार्ट है जिनको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ब्रॉडली हिस्ट्री के जो सोर्स हैं, उनको दो, हिस्ट्री के जो भी एविडेंसेस हैं उनको हम दो सोर्सेज में ब्रॉड सोर्सेज में क्लासिफाई करते हैं, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और और फर्दर क्लासिफिकेशन क्या हो सकती हैं वो आपको अभी मैंने बताया है। तो इसमें ज़्यादा हमें कुछ ज़्यादा डिटेल में फिलहाल नहीं जाना है, सोर्सेज को हम डील करेंगे वापस से जब हम रिस्पेक्टिव पीरियड में जाएंगे, तो वहां पे हम सोर्सेज को डील करेंगे। I hope this is clear to you now. So we will move on to our next discussion. अगली डिस्कशन जो होगी हमारी, वहां मैं आप लोगों को एक हिस्टोरिकल डिबेट से शुरू करना चाहता हूँ कि हिस्ट्री में एक डिबेट है कि इंडियंस have been traditionally accused of not having historical sense. So एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि did ancient Indians have historical sense? क्या एंशियंट इंडियंस, क्या हमारे पूर्वजों के पास हिस्टोरिकल सेंस थी? हिस्टोरिकल सेंस मतलब हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की सेंस। और एविडेंसेस पे के ऊपर जाएं, तो ये एलिगेशन, ये एक्यूजेशन कुछ ऐसा अनसब्सटेंशिएटेड भी नहीं है, अनसब्सटेंशिएटेड एविडेंस नहीं है ये हमारी। क्यों अनसब्सटेंशिएटेड नहीं है? क्योंकि देखो, आज हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखी है, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, ये हम जानते हैं इस बात को। लेकिन अर्थशास्त्र के टेक्स्ट को एनालाइज करके अगर देखेंगे, अर्थशास्त्र के टेक्स्ट को एनालाइज करके देखेंगे, तो अर्थशास्त्र ना तो किसी एक 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 राइटर की वो वर्क है, और ना ही एक पीरियड की वो कंपोजिशन है। फिर अर्थशास्त्र जो इतनी बड़ी टेक्स्ट है, जो हमें इतनी सारी चीजें बताती हैं, खास करके मौर्य पीरियड के बारे में, अर्थशास्त्र की जो हमें कॉपीज मिली हैं, जो भी हमें अर्थशास्त्र की कुछ प्रतियां मिली हैं, वो आपको यकीन नहीं होगी कि वो हमें डस्टबिन में मिली है, डस्टबिन में मिली है। तो क्या एंशियंट इंडियंस के पास हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने की और हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की सेंस नहीं थी? तो इसके ऊपर एक विवाद है। वेस्टर्न स्कॉलर्स हमें एक्यूज करते हैं इस चीज के ऊपर हमें एक्यूज करते हैं, बट फिर वहां पे जो इंडियन स्कॉलर्स हैं वो इस चीज का खंडन भी करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हमने भी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया है। बस दिक्कत ये है कि
जो जो पैरामीटर्स से आप हिस्ट्री को देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सेम पैरामीटर सेम कॉन्सेप्ट हिस्ट्री की हर जगह हो, हर टाइम पे हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर किसी चीज को एनालाइज करना चाहते हैं, तो पहले आपको ये समझनी पड़ेगी कि एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम मीनिंग एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री वाज डिफरेंट। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री एट डिफरेंट पॉइंट्स वर डिफरेंट। तो जो हिस्टोरिकल सेंस हमारे पास थी, जो हमारी समझ थी हिस्ट्री को लेकर के, और इस चीज के ऊपर रोमिला थापर ने भी एक बहुत अच्छी थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि देखो, दो तरह की सिस्टम होते हैं, दो तरह के सिस्टम होते हैं। मैं आपको टेक्निकलिटी में नहीं उलझाऊंगा, मैं आपको बस यहाँ से एक थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना चाहता हूँ कि रोमिला थापर कहती है कि दो तरह के सिस्टम होते हैं, एंड एक्सटर्नलाइज्ड। एक्सटर्नलाइज्ड embedded historical consciousness and externalized historical consciousness। उनका कहना है कि देखो, जब भी कोई सोसाइटी लाइनेज बेस्ड सोसाइटी होगी, जब भी कोई सोसाइटी let me change the pen। जब भी कोई सोसाइटी लाइनेज बेस्ड सोसाइटी होगी, so in a lineage based society recording history is not important। in a lineage based society लाइनेज बेस्ड जब भी लाइनेज बेस्ड सोसाइटी होगी, तो हिस्ट्री जो होती है यहाँ पे ओरली ट्रांसमिट की जाती है। हिस्ट्री इज ओरली ट्रांसमिटेड इन ए लाइनेज बेस्ड सोसाइटी। हिस्ट्री इज orally transmitted from one generation to another through is embedded and is embedded in the prevailing social structures and genealogies and myths। genealogies and myths। वहीं अगर कोई स्टेट सोसाइटी होगी, ये जो एम्बेडेड हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है रविला थापर जी के अनुसार, तो उसमें वो कहती हैं कि इन लाइनेज बेस्ड सोसाइटी जब भी होगी, तो हिस्ट्री को एक अलग डिसिप्लिन नहीं ली जाती है, हिस्ट्री को एक अलग डिसिप्लिन नहीं समझी जाती है, बल्कि जो भी हिस्ट्री है हमारी, वो ओरली ट्रांस वो ओरली ट्रांसमिट होती है। वो ओरली ट्रांसमिट होती है एक जनरेशन से अगले जनरेशन में, थ्रू द प्रिवेलिंग सोशल स्ट्रक्चर, थ्रू मिथ एंड जीनियोलॉजी, जो वंशावलियां हैं, तो इनके थ्रू हिस्ट्री ट्रांसमिट होती है और हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जहाँ पे स्टेट बेस्ड सोसाइटी होगी, स्टेट सोसाइटी होगी, स्टेट सोसाइटीज होंगी, तो स्टेट सोसाइटीज में हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने की नीड टू रिकॉर्ड हिस्ट्री इन स्टेट सोसाइटी रिक्वायर्ड प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स। सो नीड टू रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें स्टेट सोसाइटीज में ही देखने को मिलती है, लाइन बेस्ड सोसाइटीज में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड करना स्टेट की जरूरत है। देयर इज ए नेसेसिटी टू रिकॉर्ड हिस्ट्री। और ये और आप देखेंगे थ्रू इंस्क्रिप्शंस, रॉयल ऑर्डर्स एक्सेट्रा। सो इंस्क्रिप्शंस, रॉयल ऑर्डर्स एक्सेट्रा। तो ये एक यूजफुल डिस्टिंक्शन रोमिला थापर जी ने दिया था, एम्बेडेड हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस और एक्सटर्नलाइज्ड हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस। तो जब अब देखो, पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्री है, वो हमें किस फॉर्म में मिली, हम प्रिजर्व फॉर्म में तो मिली नहीं। और जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, तो उस टाइम पे तो स्टेट सोसाइटीज एग्जिस्टेंस में आ ही गई थी इंडिया में, फिर क्यों नहीं हम प्रिजर्व कर पाए ऐसे ऐसे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको। कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न वर्ल्ड की एक्यूजिशन है, वो कहीं ना कहीं तो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। अगर सही नहीं मानते हैं तो उनको पूरी तरह से खारिज कर देना भी तो फिर
गलत बात है, सही बात नहीं है। तो ये डिबेट लाने यहाँ पे ये डिबेट लाने का पॉइंट ये है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस आई हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की, हिस्ट्री को जानने की, जैसे कई सालों तक हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता कहाँ था। और अगर हमारे पास कोई मान लो गुप्ता पीरियड, अगर हम इस हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस को मान लें कि हमेशा से हमारे पास रही है, तो फिर गुप्ता पीरियड के टाइम में भी वहाँ लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता होनी चाहिए। और उस टाइम पे तो रिटन एविडेंस और लिटरेरी वर्क्स उस टाइम गुप्ता पीरियड में तो मतलब बहुत ज्यादा लिटरेरी वर्क्स आ गई थी। तो किसी भी लिटरेरी वर्क्स में, किसी भी टेक्स्ट में सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कशन क्यों नहीं है? जो पुराने तो हिस्ट्री को एज ए डिसिप्लिन, एज ए सेपरेट डिसिप्लिन, हिस्ट्री को पढ़ने की या अपने पास्ट को, हमारे पास्ट को समझने की, जानने की जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत होगी 18th सेंचुरी में, जब ब्रिटिशर्स के अंडर में। तो हालांकि अपने हमारे पास्ट को वो कुरेदेंगे अपने अपने फायदे के लिए ही, बट फिर फायदा उससे क्या होगा कि हमें अपने पास्ट के बारे में एक डायरेक्शन मिल जाएगी, एक शुरुआत हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो 18th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने कोई अटेम्प्ट नहीं किया हिस्ट्री को समझने की, हमारे अतीत को जानने की, हमारे पास्ट को समझने की उन्होंने कोई सीरियस एफर्ट नहीं लगाई। और जो इंडिया की पास्ट थी, हमारी जो पास्ट थी, उनको वो ग्रीक या लैटिन वर्क्स में जो इंडिया के ऊपर जो थोड़ी बहुत डिस्कशन है, पैसेज है, उनके बेसिस पे ही वो इंडिया के पास्ट को समझते थे, जानते थे। हालांकि पेनिनसुलर इंडिया में कुछ ऐसे डिवोटेड मिशनरीज रहे थे जिनको डीप अंडरस्टैंडिंग थी इंडिया के कल्चरल वैल्यूज की, इंडिया के कल्चर की, इंडियन लाइफ की डीप वैल्यूज थी। और वो उन्होंने जो लोकल लैंग्वेजेज हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेज हैं, उनमें भी उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली थी, पकड़ उन्होंने अपनी मजबूत बना ली थी, समझ मजबूत बना ली थी। लेकिन उन्होंने भी हमारे पास्ट की एंटीक्विटी और जेन्युइनिटी को नहीं समझा। उनका यही मानना था कि इंडिया की एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, बट ये कल्चर, बट वो ये मानते थे कि ये जो कल्चर है, दीज कल्चर्स आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द लॉस्ट की एम्पायर्स मेंशन्ड इन द बाइबल, डिसेंडेंट्स ऑफ दोज कल्चर्स which has been vanished in बाइबल। जो वैनिस में मेंशन है कि कुछ किंगडम्स हैं जो वैनिस हो गए हैं, इंडिया की कल्चर को वो उनमें से ही एक मानते थे। फिर यहीं पे जैसे अर्ली 18th सेंचुरी में केरला में एक जेसुइट प्रीस्ट थे, फादर हैंस लेडन। उन्होंने पहली संस्कृत ग्रामर को यूरोपियन टर्म में ट्रांसलेट किया। और 1767 में फादर पॉडोक्स ने पहली बार संस्कृत की रिलेशनशिप यूरोपियन लैंग्वेज से एक रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज की। बट फिर उन्होंने सेम उनके साथ फिर यही उनकी यही गलती थी कि उन्होंने इंडिया के कल्चर को एंशियंट नहीं माना, मतलब कि उसके बैकग्राउंड के को समझने की उन्होंने भी कोशिश नहीं की। लेकिन उन एक डायरेक्शन उन्होंने सेट कर दी थी तब तक, एक ग्राउंड वर्क उन्होंने तैयार कर दी थी कि इंडिया के पास्ट को जानने की एक डायरेक्शन उन्होंने सेट कर दी। और इसमें बहुत बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो विलियम जोन्स की और चार्ल्स विल्किंस की है। जब 1783 में विलियम जोन्स को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इंडिया भेजा गया, तो विलियम जोन्स ऑलरेडी एक लिंग्विस्टिक जीनियस थी, जिन्होंने ऑलरेडी कई सारी लैंग्वेजेस पे काम कर चुका था, कई सारी लैंग्वेजेस को सीख चुके थे। और इंडिया में आने से पहले वो यूरोपियन लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज के बीच क्लोज रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर चुके थे। और उन्होंने कहा था कि यूरोपियन लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज की एक कॉमन एंसेस्टर है, एंड दैट इज नॉट हिब्रू। वो हिब्रू नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली उस टाइम पे यही मानी जाती थी कि हिब्रू ही मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेज है। तो इंडिया में चार्ल्स विल्किंस के साथ मिल करके और अपने कुछ ब्राह्मण फ्रेंड्स थे उनके, उनके साथ मिल करके उन्होंने संस्कृत सीखी और टेक्स्ट की इंग्लिश में अनुवाद की।
और संस्कृत टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एस्टेब्लिशमेंट हुई और विलियम जोन्स उसके पहले प्रेसिडेंट बन गए। और यहाँ से इंडिया के पास्ट को रिवील करने की जो रियल स्टेप्स हैं वो यहाँ से लिए जाने लगे। 1784 में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। 1787 में हितोपदेश को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। फिर 1789 में विलियम जोन्स ने शकुंतला जो कालिदास की एक रचना है, 1789 में शकुंतला को ट्रांसलेट किया। 1792 में गीत गोविंद को ट्रांसलेट किया और कुछ लॉ बुक्स हैं मनु के, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो इंडिया के कल्चर को समझने की जो यहाँ से एक ट्रेडिशन शुरू हो गई, वो धीरे धीरे कुछ ही समय में अ, सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि वो ब्रिटेन में भी वहां पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट खुल गई। और देखते देखते पूरे यूरोपियन वर्ल्ड में जैसे जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, ब्रिटेन हो गया और भी दूसरे कुछ कंट्रीज हैं, वहां पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट, वहां पे जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे संस्कृत की एक सेपरेट डिपार्टमेंट ओपन हो गई, खुल गई। और अब तक क्या थी कि पर्शियन लैंग्वेज और यूरोपियन लैंग्वेज में एक क्लोज रिलेशनशिप दिखाई थी। और विलियम जोन्स ने कहा था कि पर्शियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस की कॉमन एंसेस्टर है। बट 1816 में फ्रेंच बॉप ने संस्कृत की और यूरोप की जो क्लासिकल लैंग्वेज है उनमें उन्होंने क्लोज रिलेशनशिप की को इस्टेब्लिश करने का एक बहुत ही सफल प्रयास किया। उसी समय इंडिया में जो इंडियन पास्ट को जानने की जो ट्रेडिशन थी वो एक नया आकार ले रही थी, एक नई डायरेक्शन में मुड़ चुकी थी। और और वो डायरेक्शन थी आर्कियोलॉजी की तरफ, कि लिखने से अब लिखा हुआ से बस काम नहीं चलेगा। अब हम जा करके देखेंगे, खोद करके देखेंगे, एक्सकेवेट करके देखेंगे इंडिया के पास्ट को। तो शुरुआत में तो लिटरेरी वर्क्स पे ही सारी हमारी पास्ट की जानकारी आधारित थी। तो उसके बाद धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेयर्स थे वो कहीं से कोई टेक्स्ट लाते थे जहाँ पे ये सारी इन सारी चीज़ों की मेंशनिंग थी, जैसे पुराने सिक्के हैं, कहीं गुफाएं हैं, कहीं मंदिर हैं, कहीं और भी मॉन्यूमेंट्स हैं, स्कल्पचर्स हैं। इन सारी चीज़ों की वो रिकॉर्ड्स लाते थे कैलकाटा ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेयर्स। और इसके बाद दिलचस्पी उनकी बढ़ गई कि अब ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये जो मेंशंस हैं पुराने सिक्कों की और पुराने केव्स की, पुराने टेम्पल्स की, तो इन सबको खोद करके इनकी एक्सकेवेट अब की जानी चाहिए। तो हमें इंडिया की पास्ट की, इंडिया की कल्चर की ज़्यादा समझ होगी। तो 19th सेंचुरी की शुरुआत में बंगाल सोसाइटी, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, उसने अपनी थोड़ी अटेंशन लिटरेरी वर्क से हटा करके आर्कियोलॉजिकल फील्ड की तरफ अपनी अटेंशन शिफ्ट कर दी। और जो स्क्रिप्ट थी उनको डिसाइफर करने की कोशिश की गई, गोइंग बैकवर्ड्स फ्रॉम करेंट स्क्रिप्ट, गोइंग बैकवर्ड्स पुराने स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर करने की कोशिश की गई। 1837 में एक बहुत बड़ी इवेंट हुई, बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली, जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया। और जब ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया तो इंडियन हिस्ट्री की जो समझ है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक हो गई, क्योंकि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने से अशोक के एडिक्ट्स को पढ़ा जा सका। और सिर्फ अशोक के एडिक्ट्स को ही नहीं, बल्कि कई सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उस समय के जो पाली लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, उन सबको पढ़ा जा सका। और यहाँ से जो एक कनेक्टेड हिस्ट्री है इंडिया की वो यहाँ से क्लियर होनी शुरू हो गई। जेम्स प्रिंसेप के एक कलीग थे, एक यंग ऑफिसर थे रॉयल इंजीनियर में, ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉयल इंजीनियर्स डिपार्टमेंट में एक यंग ऑफिसर थे, जेम्स प्रिंसेप के एक कलीग थे, अलेक्जेंडर कनिंगम। Alexander Cunningham founded the Archaeological Survey of India and became its first Director General. He is also considered as the father of Indian archaeology. So by 1900, now many ancient buildings had been surveyed and many inscriptions read and translated. 1900 तक कई सारे पुराने बिल्डिंग्स को एक्सकेवेट की सर्वे की जाने लगी की गई और कई सारे पुराने इंस्क्रिप्शंस जो हैं उनको पढ़ा जाने लगा, ट्रांसलेट किया जाने लगा। 20वीं शताब्दी में, इट वॉज ओनली इन द 20th सेंचुरी,
और उसके बाद की थोड़ी बहुत ब्रेक वो हो गई थी एक जो है ना क्या, क्योंकि इसमें अब ब्रिटिशर्स की मोटिव थी अब उस टाइम में। जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो मैंने बताया था आपको 3 फेज हैं कॉलोनियलिज्म के। तो इस समय में उनकी मोटिव जो है वो कहीं और थी, पैसे उनको इकट्ठा ज्यादा, पैसे उनको ज्यादा कमाने थे 18th सेंचुरी में खास करके। तो उन्होंने इनके ऊपर ज्यादा काम नहीं किया। और आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट थी ये थोड़ी एक्सपेंसिव डिपार्टमेंट हो जाती है, तो यहाँ पे जो फंड की थी वो हमेशा तंगी बनी रही। लेकिन 20th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में ये प्रॉब्लम आती रही, लेकिन 20th सेंचुरी में जब लॉर्ड कर्जन इंडिया में आए एज एज ए वाइसरॉय, तो लॉर्ड कर्जन एक बहुत ही डेडिकेटेड, उनकी एक नेचुरल इंक्लिनेशन थी कल्चर को जानने में। तो लॉर्ड कर्जन के अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रिफॉर्म की गई और ईएसआई को इनलार्ज की गई। और जॉन मार्शल was appointed as the Director General of Archaeological Survey of India. And John Marshall himself was a very dedicated, very motivated archaeologist. He enrolled some expert assistants in his project, and he kept aside sufficient funds for extensive excavations. और इनके प्रयासों की वजह से पहली बार हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार एंशियंट सिटीज एंशियंट सिटीज, रूरल सेटलमेंट्स नहीं, विलेजेस नहीं, एंशियंट सिटीज जो है हमें ट्रेसेस मिलने शुरू हो गई। एंड फाइनली जॉन मार्शल वेंट ऑन टू डिस्कवर आवर वेरी फर्स्ट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन डिस्कवरीज की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए वो हम आगे मैं डिस्कस करूंगा उसकी, बट वो प्रीलिम्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ये हम जब, और ये मेनली जीएस में या ऑप्शनल में की जब बैच चलेगी तो उसमें ये सारी चीजें ज्यादा डिटेल तरीके में डिस्कस कर पाऊंगा। प्रीलिम्स में लिमिटेशन है, टाइम की भी लिमिटेशन है, और और रिक्वायर्ड भी नहीं है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इन डिस्कशन से बचते हुए ही चलेंगे। बट जहाँ पे मुझे लगेगा हिस्टोरिकल डिबेट जहाँ पे मुझे आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी और रेलिवेंट होगी आपकी हिस्ट्री की समझ से, तो वहां पे मैं हिस्टोरिकल डिबेट को भी साथ ही साथ डील करूंगा। तो यहाँ से फिर हमारी हिस्ट्री को, ये हमारी बैकग्राउंड थी हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री को हम जो हम पढ़ रहे हैं आज जान रहे हैं, वो हिस्ट्री के को जानने के पीछे हमारी जो क्या बैकग्राउंड हुई और किस तरह से ये हमारी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व हुई हिस्ट्री में, वो इस वीडियो में आ, आ, वो एक छोटी सी झलक थी आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफी दिलचस्प लगी होगी, काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, कल की वीडियो में हम लोग सोर्सेज के ऊपर काम करेंगे, और सोर्सेज में हम कुछ सिंपल सोर्सेज को इंट्रोड्यूस करेंगे, और कुछ सोर्सेज में हम सोर्सेज के क्या लिमिटेशंस हैं, सोर्सेज के क्या प्रोज हैं कॉन्स हैं, इन सारी चीजों को हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे।